मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल चलते दोस्तों हाउ इंडिया ब्रोक चाइना's प्राइड। इंडिया ने चाइना का गुरूर कैसे तोड़ा, देखते हैं वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है एके टीके का। आज की ताज़ा खबर जो चैनल है उनका है और इसका टाइटल है, कई लोगों ने मुझे इसका लिंक भेजे कि भाई आप इस पर रिएक्ट करें। इसका टाइटल है हाउ इंडिया ब्रोक चाइनाज प्राइड। ये बात तो सही है कि पिछले 4 साल में जिस तरह से एलएसी पर चाइना वो क्या कहते हैं चालाकियां कर रहा था कि जी ऐसे कर लेंगे, दबा देंगे भारत को, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्रेशर में डाल देंगे, आखिरकार हटना पड़ा, डिसएंगेजमेंट करनी पड़ी ना। और भारत की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर चलिए देखते हैं कि इस पर ये जो वीडियो बनाया इन्होंने इसमें क्या कह रहे हैं। चीन 2020 में एक ऐसे क्षेत्र तक घुस आया था जहां भारत पेट्रोलिंग किया करता था। यह मुद्दा इतना बढ़ गया था कि हमें गालवान देखने को मिला था। पर 2 दिन पहले हुए एक समझौते के अनुसार चीन अपनी 2020 की पोजीशन पर वापस जा रहा है, वो पीछे हट रहा है। You know, we have gone back to where the situation was in 2020, and we can say with that the disengagement process with China, you can say has been completed. चीन के पीछे हटने के कारण ही मोदी और शी जिनपिंग 2019 के बाद आज पहली बार मिल रहे हैं। क्योंकि 2020 में जो घटना घटी थी सीमा पर गलवान में, लद्दाख के गलवान में, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई थी। पर चीन पीछे क्यों हटा? भारत ने ऐसा कौन सा झटका दे दिया कि चीन को पीछे हटना पड़ा? सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। क्या ये भारत की डिप्लोमेसी थी या चीन को दी गई धमकी का असर था? और क्यों ऐतिहासिक है चीन का ये पीछे हटना? भारत ने कैसे संभव किया इस असंभव को? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, भारत ने चीन को 2020 की स्थिति में पीछे कैसे धकेल दिया। यदि ये बात समझनी है ना तो पिछले कुछ दिनों में हुई जो चीजें हैं ना उनको समझना पड़ेगा। अभी पीएम मोदी ना रूस में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे और वहां पर वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। ये मीटिंग ना चौंकाने वाली थी क्योंकि ये दोनों 2020 के बाद से अब पहली बार मिल रहे हैं और इन पोजेस के साथ मिल रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। परंतु इन दोनों के ना मिलने का कारण क्या था? भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद। यह विवाद ना चल तो पहले से ही रहा था, पर तब और अधिक बढ़ जाता है जब चीन भारत की सीमा के अंदर घुसने का प्रयास करता है और उसके बाद 2020 में गालवान घाटी में दोनों देशों के सेनाओं के बीच बड़ी झड़प हो जाती है। भारत के 20 जवान इस झड़प में वीरगति को प्राप्त हो गए थे और चीन के इससे दोगुने। और तब से लेकर अब तक ना इन दोनों देशों के बीच में एक भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है, बंद थी। मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, जो कि अब 5 वर्ष बाद दोबारा मिल रहे हैं। परंतु अब ना सवाल ये आ जाता है कि इन दोनों देशों के बीच अभी रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे से फिर से मिल रहे हैं? तो जी, भारत और चीन के बीच में ना एक समझौता हुआ है। आज से 2 दिन पहले ही दिल्ली और बीजिंग ने लद्दाख में 4-5 साल से ये जो चल रहा है ना सैन्य गतिरोध, इसको हल करने के बारे में एक समझौते के बारे में बताया था। 21 नवंबर को भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भाई भारतीय और चीनी सैनिक सीमा पर जो टकराव शुरू हुआ था ना 2020 में, उससे पहले की जो स्थिति थी उसी स्थिति में फिर से गश्त शुरू कर सकेंगे। इसके अगले ही दिन यानी कि 22 नवंबर को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने भी कह दिया कि भाई हाल के दिनों में चीन भारत सीमा से संबंधित मुद्दों पर राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से चीन और भारत निकट संपर्क में है। अब दोनों पक्ष जो है ना वो संबंधित मामलों पर एक समाधान पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो स्थिति 2020 से पहले थी ना, उसी स्थिति में दोनों देश की सेनाएं वापस आ जाएंगी। भारत जिस क्षेत्र तक पेट्रोलिंग करता था वहां तक फिर से पेट्रोलिंग करेगा। सरल शब्दों में चीन को 2020 की स्थिति में वापस धकेल दिया गया है और तब जाकर भारत और चीन ब्रिक्स में दोबारा मिल रहे हैं। ब्रिक्स की इस मीटिंग में शी जिनपिंग ने मोदी से कहा कि भाई दोनों देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए और विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जवाब में मोदी जी ने कहा कि भाई शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास जो है ना वो संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मोदी जी ने यह भी कह दिया कि भाई सीमा पर शांति और सौहार्द बनाना है ना वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता यही हमारे संबंधों का आधार है। 2020 की स्थिति में पीछे धकेले जाने के बाद चीन और भारत के बीच में ऐसा संवाद होना ये ऐतिहासिक है। पर क्यों? क्योंकि आज तक चीन ने जो भूमि हड़प ली है ना
उसे छोड़ा नहीं है और 1962 से इसका पूरा इतिहास है। कब कब छीनी चीन ने भारत की भूमि, सरकारें तब क्या कर रही थी और इस बार भारत ने चीन को कैसे पीछे धकेल दिया, वो आगे देखते हैं। देखिए, हिमालय में फैली हुई चीन भारत सीमा जो है ना, वो दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमा है। इसने पिछले 7 दशकों से 2 एशियाई दिग्गजों के बीच में संबंधों को तनावपूर्ण बनाया हुआ है और भारत का चीन को पीछे धकेलना ना इसीलिए ऐतिहासिक हो जाता है। पर चलिए, इस इतिहास को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि दोनों देशों के बीच सीमा तनाव का मूल स्रोत क्या है। चीन और भारत के बीच में जो सीमा है ना, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के रूप में जाना जाता है और ये पहली बार 1959 में चीन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इस सीमा का ना अभी तक सीमांकन नहीं किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि दोनों पक्ष इस बात पर अलग अलग मत रखते हैं कि वास्तव में ये रेखा स्थित कहां पर है। भारत और चीन इसकी लंबाई पर भी सहमत नहीं है। भारत का दावा है कि 3488 किलोमीटर लंबी है ये लाइन और चीन का दावा है कि ये जो सीमा है ना, वो केवल 2000 किलोमीटर लंबी है। चीन और भारत के बीच में जो सीमा है ना, उसे आमतौर पर 3 सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है: पश्चिमी सेक्टर, मध्य का सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। कहा जाता है कि जो विवाद है ना, वो ब्रिटिश साम्राज्य की देन है, क्योंकि वह दोनों देशों के बीच में सीमा निर्धारित करने में विफल हो गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 2 सीमा रेखाएं प्रस्तावित की गई थी। एक थी जॉनसन लाइन 1865 की और एक थी मैकडॉनल्ड लाइन 1893 की। अब ये जो जॉनसन लाइन है ना, ये लद्दाख में अक्साई चीन को भारत के नियंत्रण में दिखाती है, जबकि मैकडॉनल्ड लाइन इसे चीन के नियंत्रण में दिखाती है। भारत जॉनसन लाइन को चीन के साथ एक सही रेखा मानता है और दूसरी तरफ चीन जो है वो मैकडॉनल्ड लाइन को भारत के साथ सही रेखा मानता है। LAC के भीतर ना एक छोटा सा बफर जोन भी है, जिसके अंदर ना दोनों पक्ष जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं और इस बफर जोन में ना भारत और चीनी सेना के बीच में झड़पें होती हैं। इसके अलावा जो यही बात है, मैं सबको समझाना चाहता हूं कि देखिए, जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना, वो पाकिस्तानी बड़ा कहते हैं तुम्हारी इतनी जमीन कब्जा ली है, यहां घुस गए हैं, वहां घुस गए हैं। अबे समझो पहले कि वहां पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये जिस बफर जोन की बात कर रहे हैं ना, वो बफर जोन पता है क्या है, जो मैंने आपको बताया था। मान लीजिए इंडिया, ये चाइना है इधर और इधर इंडिया है, ठीक है। इंडिया कहता है कि हमारी जो सीमा है वो यहां तक है, चाइना के भीतर यहां तक है। चाइना कहता है कि नहीं, हमारी जो सीमा है इंडिया के भीतर वो यहां तक है। तो इंडिया कहता है कि ये हमारी सीमा है और चाइना कहता है कि ये हमारी सीमा है। अब ये बीच में बफर जोन है, यहीं पर LAC है और LAC पर हम टिके हुए हैं। हमारे क्लेम लाइन अलग अलग है, LAC पे हम टिके हुए हैं और बीच में एक बफर जोन है। ये जो बफर जोन है, ये जो बफर जोन है, इस जोन में चीन की सेना भी पेट्रोलिंग करती थी, हमारी सेना भी पेट्रोलिंग करती थी। यहां पर किसी का कब्जा नहीं है, यहां पर किसी का कब्जा नहीं है। 2020 में क्या हुआ कि यहां से जो चीनी सेना थी वो उठकर आ गई बफर जोन में बीच में, तो हमारी सेना भी यहां से उठकर चली गई वहां पर। अब यहां पे सेटलमेंट होने लगी, टेंट्स, बंकर्स, ये सब बनने लगे, तो यहां पर टकराव बढ़ा। गलवान भी इसी बीच में है, तो गलवान में भी बवाल हुआ। तो मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई कौन किधर घुस गया है, ये ऐसे नहीं होता। ये बफर जोन है, उसी में सारा विवाद चल रहा है। ना भारत की सेना चाइना के अंदर घुसी है, ना चीनी सेना भारत के अंदर घुसी है। वो बफर जोन है, वहां पर दोनों देश की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। हमारी पेट्रोलिंग भी जाती है, उनकी पेट्रोलिंग भी आती है और दोनों सेनाएं पेट्रोल करती हैं। प्रॉब्लम इस बफर जोन में शुरू हुई, जो अभी भी बफर जोन की ही प्रॉब्लम। उसके बाद फिर जो इनके पोस्ट है, भारत के पोस्ट पे अपनी अपनी सेनाएं बढ़ाई गई, डिप्लॉयमेंट की गई, चाइना के पोस्ट पे अपनी अपनी सेना और ये सारी डिप्लॉयमेंट की गई। लेकिन पाकिस्तानियों के बुद्धि में ये बात आती नहीं। और जो जमीन चाइना के कब्जे में है वो 1962 वॉर के बाद, ताजा कोई जमीन कब्जे में नहीं गई। लेकिन पाकिस्तानी कौन सा, उनको तो लगता है कि पूरा लद्दाख चीन ने कब्जा कर लिया। तो भाई आपके लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि लद्दाख छोड़ो, दिल्ली भी चीन ने कब्जा कर लिया, ठीक है। जो पूर्वी क्षेत्र में सीमा रेखा है ना, उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चीन मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है। मैकमोहन ने 1914 में शिमला समझौते में तिब्बत और भारत तथा तिब्बत और चीन, इन दोनों के बीच में सीमा रेखा तय कर दी थी और इस सीमा रेखा का प्रस्ताव जो रखा गया था ना, उस पर चीन ने भी हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में वो मुकर गया। कुल मिलाकर कहानी का निचोड़ इतना है कि चीन अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर में भारत के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जबकि भारत का कहना है कि चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन में, लद्दाख में जो है,
उसमें 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि लद्दाख का यानी भारत का हिस्सा है। परंतु चलिए, अब चीन ने कब कब भारत की भूमि पर कब्जा किया है और इसी कारण से कैसे चीन को 2020 में वापस धकेलना ऐतिहासिक हो जाता है, वो देखते हैं। 1962 में चीन ने मैत्री संबंधों को ताक पर रखकर भारत पर आक्रमण कर दिया था और भारत की एक बड़ी भूमि पर कब्जा करते हुए 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। उस समय से दोनों देशों के संबंध आज तक सामान्य तो नहीं हो पाए हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने चीन से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, परंतु बात बनी नहीं थी, क्योंकि चीन ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अन्यायपूर्ण ढंग से पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन कर दिया था और इसके बदले में पाकिस्तान ने भारत के शत्रु की हैसियत से चीन को काराकोरम का क्षेत्र दे दिया था, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। इसके बाद 1980 के बाद से ही चीन थोड़ा थोड़ा करके भारत का क्षेत्र हड़प रहा है। जैसे कि 1980 में 45 किलोमीटर लंबे स्कॉकजंग क्षेत्र पर कब्जा, जो कि डोमचौक में आता है। लद्दाख का जो बॉर्डर है ना चीन के साथ, वो पहले केगू नारो पर आता था, यानी कि दामचेले से एक दिन का रास्ता था। 1984 में चीन ने नाकसांग छीन लिया, 1991 में नाकोंग छीन लिया, 1992 में लुगमा सेडिंग को छीन लिया और स्कॉकजंग का जो बचा खुचा क्षेत्र था ना, वो 2008 में छीन लिया। इसके बाद 2013 में देपसांग में 21 दिन का स्टैंड ऑफ चला भारत और चीन के बीच में, और चीन भारत के भूभाग के भीतर 18 से 19 किलोमीटर तक घुसाया था। 2013 की श्याम सरन रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इस समय 640 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र खो दिया था चीन को। यदि इस पूरी स्थिति को सरल शब्दों में कहा जाए तो हर कुछ सालों में चीन भारत की कुछ भूमि कब्जा लेता था, और वो स्थिति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, 2013 तक की बात है। तो जब जब ये हुए हैं तो उस समय आप याद करिए कि गवर्नमेंट किसकी थी, 1962 से लेके अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वो स्थिति नया नॉर्मल बन जाती थी कुछ सालों बाद। 2020 में भी चीन ऐसे क्षेत्र को कब्जाने के लिए आगे बढ़ गया जहां भारत और चीन दोनों पेट्रोलिंग करते थे। चीन को लगा कि भाई कदाचित इस बार भी ये नया स्टेटस क्वो बन जाएगा, पर उसे उत्तर मिला खून से, कभी लद्दाख में और कभी गालवान में। गालवान में चीन के लिए स्थिति इतनी विभत्स थी कि वो ओपनली ये तक नहीं बता पा रहा था कि उसके कितने सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं, और ये स्थिति जो थी वो शर्मनाक थी उसके लिए। चीजें डिप्लोमेटिक चैनल्स हैंडल कर रहे हैं, और 2024 की स्थिति ये आई है कि चीन पीछे हट रहा है। हट रहा है। और जो गलवान इशू की बात करें तो उसमें करीब उसने 1.5 साल बाद चाइना ने, भारत ने तो फौरन मान लिया कि भाई हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हमने फिर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। ये हमने फौरन मान लिया, हमने देर नहीं लगाई। भाई लड़ाई होती है तो कैजुअलिटीज होती है, इसमें कोई वो नहीं है। भाई अगर भारत पाकिस्तान में भी लड़ाई हुई या कभी भी लड़ाई हुई तो कैजुअलिटीज तो होंगी ना, पाकिस्तानी भी मरे, भारतीय भी मरे। यहां भी ऐसा हुआ, लेकिन चाइना की आदत रही वो चीजें बताता नहीं है, तो चाइना ने 1.5 साल तक बताया ही नहीं। फिर जब प्रेशर बढ़ने लगा तो उसने, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 4 बताए कि हमारे ना सिर्फ 4 मरे हैं, सिर्फ 4 चीनी सैनिक मरे हैं और 1 गंभीर रूप से घायल हुए, शायद उनका वो कर्नल था, जो भी था। तो इतने प्रेशर के बाद भी उसने 4 बताए, लेकिन इसका ज्यादा दिनों तक ये भेद रहा नहीं। ऑस्ट्रेलियन एक वो है मीडिया हाउस है या इन्वेस्टिगेटिव कह लें, जर्नलिज्म करते हैं, उन्होंने बताया कि इनके 30 से 40 मरे हैं चाइनीज सैनिक। ये स्क्रीनशॉट लगाया, आप देख लीजिए, मेरी रिपोर्ट नहीं है ना, भारत की रिपोर्ट है, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया की रिपोर्ट थी। 30 से 40 लोग मरे हैं। स्पुतनिक ने भी ये रिपोर्ट दी थी, रशिया ने भी, कि 30 से 40 लोग मरे हैं चीनी सेना की। तो जो ये पाकिस्तानी टट्टू टाइप के लोग कहते हैं ना, और चीन ने बहुत मारा, चीन ने बहुत मारा, अबे चीन ने, हमने जो मारा वो चीन को अभी तक समझ में आ रही है ना बात। और अगर चीन ने मारा होता तो पीछे हम हट रहे होते कि चाइना हट रहा है? चाइना ने कहा कि ना हम पीछे हटते हैं, अब बफर जोन से अब हम पीछे हट रहे हैं, पुरानी स्थिति में जाएंगे। कौन बैकफुट पे आया है, चाइना की भारत? भारत की शुरू से डिमांड रही थी कि भाई 2020 से पहले जो सिचुएशन थी, जहां पर हमारी पेट्रोलिंग होती थी, दोनों देशों की पेट्रोलिंग होती थी, वही स्थिति को बरकरार किया जाए। चीन ये मान नहीं रहा था। 4 साल बाद माना ना, तो बैकफुट पर कौन गया? चाइना गया ना। कम अकल लोग हैं ना आप लोग, इसलिए आप लोगों को बात समझ में नहीं आती। 2020 की स्थिति में इतिहास में पहली बार कैसे किया भारत ने यह संभव, वो आगे देखते हैं। अब तक आप भारत और चीन की भिड़ंत, दोनों की भेंट और डोकलाम गलवान तक का इतिहास समझ गए होंगे। अब समझते हैं गलवान के बाद के परिणाम स्वरूप जो वर्तमान स्थिति स्थापित हुई,
वो कैसे हुई? देखिए, जहां चीन खड़ा है वो 2020 के पहले की स्थिति है, जिसका अर्थ ये है कि चीन अपने कदमों को आज पीछे ले जा रहा है। परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि विवाद थम जाएगा। चीन आक्रामक हो सकता था, पर नहीं हुआ। पर यदि हो जाता तो क्या भारत तैयार था? तो भाई, इस बात को ध्यान में रखते हुए ना, भारत ने पहले ही पूर्वी लद्दाख में सैन्य बल को बढ़ा दिया था और वर्तमान में 2 लाख सैनिकों को उत्तरी सीमाओं पर भी तैनात कर दिया गया था। चीन यदि पीछे जा रहा है तो इसका यह निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि वो झुक गया है और स्थिति दोबारा एस्केलेट नहीं होगी। पर हाँ, यह भारत की एक बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि आज तक चीन जहां जहां तक पहुंचा है वहां से वो पीछे नहीं हटा है, और हटा है तो केवल और केवल अपनी शर्तों पर हटा है। यह पहला मौका है जब ना तो उसकी शर्तें चली और ना ही उसका क्रोध। तो अब प्रयास करते हैं ये जानने की कि भारत ने ये अचीव कैसे किया। तो भाई, 2020 में सैन्य स्तर पर विवाद को कम करने का प्रयास चल रहा था, परंतु विवाद एक बारीक मोड़ पर खड़ा था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत और चीन दोनों ही कूटनीतिक तौर पर हैवी लिफ्टिंग करने लगे थे। अब जो सैन्य स्तर की बातचीत थी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। फिर मामले को डीएस्केलेट करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। भारत की ओर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को भेजा गया और चीन की ओर से आए वहां के विदेश मंत्री वैंग यी। और इस वार्ता में भारत की नीति स्पष्ट थी: अलगाव, विवाद कम करना और निर्वासन। और यह ना तभी संभव हो सकता था जब चीन संवादों, समझौतों के माध्यम से सैनिकों को वापस बुलाना और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने का प्रयास करेगा। और भारत चाहता था कि भारत और चीन दोनों एक सहमति पर पहुंचे कि दोनों की सेनाएं लगभग 2-2 किलोमीटर पीछे हट जाएं और अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में ही गश्त करें। चीन भारत की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं था और भारत को झुकाने का प्रयास करता रहा, परंतु भारत बिना झुके अपनी शर्तों पर अड़ा रहा। यह पहली बार था जब चीन भारत की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ भिड़ा और अपनी शर्तों को थोप नहीं पाया। लेकिन यह तो केवल कूटनीतिक उदाहरण था। अब भारत की उन गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं जिनसे चीन में काफी निराशा बढ़ गई थी। गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ जो हुआ उसकी एक प्रतिक्रिया तो चीन को वहीं पर भारतीय सैनिकों ने दे दी थी, लेकिन उसकी एक प्रतिक्रिया भारत की ओर से भारत में की गई। गलवान द्वंद्व के बाद भारत सरकार को आभास हुआ था कि अपनी स्थिति चीन की सीमाओं पर यदि मजबूत करनी है तो उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को तेजी देनी होगी ताकि भविष्य के संघर्षों के लिए क्षेत्र को तैयार रखा जा सके। तो इसीलिए भारत सरकार ने 3 मेगा प्रोजेक्ट्स को वहां पर सैंक्शन कर दिया। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जो अरुणाचल में अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूर दराज इलाकों को भारत की अधिक आबादी के साथ जोड़ के रखेगा। फिर आ जाता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य एलएसी के कुछ 2000 ग्रामों को बेसिक सुविधाएं प्राप्त कराना। इसमें चिकित्सा और सड़क कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। फिर तीसरा प्रोजेक्ट था सेला टनल प्रोजेक्ट, जो कि एक ऑल वेदर सुरंग थी जिसको अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था और वो भारत की सेना की गति को दुर्लभ क्षेत्रों में बढ़ा रही थी। और जब भारत ये सभी काम कर रहा था ना, तो चीन भारत के इन कदमों से निराश और नाराज दोनों थी। यह सीमा विवाद को जटिल कर सकता है। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स चीन की ओर से आ रही थी। पर घावों पर नमक छिड़कने का काम तब हुआ जब फरवरी 2022 में भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि एलएसी में 24 पुलों का निर्माण होगा और अगस्त आते आते 67 पुल बना चुके थे। अब आते हैं चीन को सबसे अधिक चोट पहुंचाने वाले मुद्दे यानी व्यापार पर। गलवान के द्वंद्व के बाद भारत सरकार ने ना कई प्रतिक्रियाएं दी और जिनमें से सबसे विचित्र थी, आप जाओ, हम नहीं करते तुमसे व्यापार। ये ना बेसिकली किसी ने सोचा नहीं था कि भारत सरकार ऐसे कदम उठा देगी। भारत के लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन भारत सरकार की ओर से ऐसा कदम ये किसी ने नहीं सोचा था। तो भारत सरकार ने क्या किया? चीन की कई प्रसिद्ध एप्लीकेशंस जिनमें टिकटॉक भी था उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चीनी कंपनीज जिनका निवेश भारत में था या जिन्होंने भारत से निवेश लिया था उनमें से कईयों पर रोक लगा दी गई। ऐसी 321 चीनी ऐप्स थी जो भारत में प्रतिबंधित कर दी गई। और इसके अलावा भारत ने चीन से जाने या चीन से आने वाली सभी डायरेक्ट फ्लाइट्स पर अब रोक लगा दी थी। और इसका इंपैक्ट यह हुआ कि आज चीन बवाल काटने की स्थिति में नहीं है, बल्कि भारत से प्रतिबंध हटाने की मांग करे जा रहा है। अच्छा, मजे की बात आपको सुनाता हूं मैं। सुनाता क्यों, बताता हूं मैं। ब्रिक्स में मीटिंग हुई,
उसके पहले डिसएंगेजमेंट वाली बात आ गई, खबर आ गई, सब कुछ हो गया। ब्रिक्स में मीटिंग भी मोदी और जिनपिंग के बीच हो गई, और उसके बाद पता है क्या खबर आई? ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। भारत ने उन 5 चीनी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, ड्यूटी बढ़ा दी, जो यहां इंपोर्ट हो रहे थे और जिससे चाइना को बहुत माल जा रहा था। बोला कि ये 5 चीजें नहीं आएंगी गुरु। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये पढ़ लीजिए, ये वो चीजें हैं। ये है भारत की कूटनीति का असल रिजल्ट, कि उधर एलएसी पर डिसएंगेजमेंट होती है, जिनपिंग और मोदी मिलते हैं, उसके बाद भी इन 5 चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगा देती है भारत की सरकार, चीन से होने वाले इंपोर्ट पर। अब बताइए कि कौन बैकफुट पर है, कौन फ्रंट फुट पर खेल रहा है? इससे भी पता नहीं लग रहा आपको कि जिनपिंग से मुलाकात के बाद भी 5 चीनी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया। परंतु भारत अपना सख्त रवैया कायम रखे हुए है। यह दबाव आज चीन को इतना परेशान कर रहा है कि आज 10 फिंगर जैसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पोजीशन में उसका फन फैलाना कठिन है। भारत के लिए यह ना एक बहुत महत्वपूर्ण विजय है, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो ना आगे देखते हैं। भारत और चीन के रिश्तों में मिठास कम, कड़वाहट अधिक है, लेकिन अगर बात चीन की हो और विवाद सीमा से जुड़ा हुआ ना हो, ऐसा ना हो ही नहीं सकता। भारत को चीन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी जीत मिली है, और चीन जो कि आए दिन अब तक भारत को आंखें दिखाता था, उसको कहीं ना कहीं क्षति अवश्य पहुंची है। भारत कोई पहला या आखिरी राष्ट्र नहीं है जिससे चीन का सीमा पर विवाद चल रहा है। आजकल चीन और रूस एक दूसरे का समर्थन हर स्थान पर कर रहे हैं। दोनों के ये संबंध 75 वर्षों से अच्छे चले आ रहे हैं, और दोनों ही अपने कॉमन राइवल अमेरिका के सामने स्वयं को शक्तिशाली और मजबूत दिखाने के इच्छुक भी हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं, जितना पुराना रिश्ता उतने पुराने घाव, क्योंकि चीन और रूस इन दोनों का भी आपस में विवाद चल रहा है, और यहाँ पर भी विवाद केवल और केवल सीमा का ही है। एक ही भूमि को दोनों के दोनों देश अपना बता रहे हैं, और सीमा विवाद को लेकर इनके बीच भी झड़प या फिर यूं कहें युद्ध हो चुका है, जिसे साइनो सोवियत बॉर्डर डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है। और ये लड़ाई एक अनडिक्लेयर्ड वॉर थी, जो कि 2 मार्च 1969 से लेकर 11 सितंबर तक चली थी। और ये वार ना कोई ऐसी छोटी मोटी मुठभेड़ नहीं थी, इसमें टैंक्स, फाइटर प्लेन्स सभी का इस्तेमाल किया गया था दोनों ओर से, और जिसमें रूस ने ये कहा था कि हमने चाइना के 800 सैनिक मार दिए, लेकिन चीन के अनुसार उनके 100 से कम सैनिक मारे गए थे। वहीं रूस के अनुसार रूस के 58 सैनिक मारे गए थे, 95 घायल हुए थे, लेकिन चीन ने कहा नहीं नहीं, झूठे हैं साले। चीन के अनुसार उन्होंने रूस के 27 टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और 1 सोवियत T-62 टैंक को कैप्चर कर लिया था। अब भाई किसकी गिनती सही किसकी गलत, ये हम तो क्या ही बता सकते हैं। दोनों की दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं, और कम्युनिस्ट कंट्री में कितनी फ्री स्पीच होती है, कितनी फ्री मीडिया होती है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि रूस, जो कि चीन का अपना कम्युनिस्ट भाई है, जिसके साथ मिलके वो अमेरिका से लड़ने का सपने संजोते हैं, वो चीन उसकी भूमि को भी हथियाने के लिए प्रयासरत रहा है। लेकिन चीन की जो भूमि के लिए लड़ाई है, वो रूस या भारत से नहीं है। चीन की लड़ाई हर देश से है जिसके आसपास वो है। मतलब कई देश तो ऐसे भी हैं जिनसे चीन की सीमा टच भी नहीं होती, बॉर्डर है ही नहीं, फिर भी उनसे भूमि के लिए लड़ाई है, जैसे जापान। और अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो भारत और चीन का कोई बॉर्डर आपस में मिलता थोड़ी था। भारत और चीन के बीच में तिब्बत आता था। अब चीन पूरे तिब्बत को खा गया, तो भाई चीन का बॉर्डर भारत से मिलने लगा, और अब वो भारत के कुछ हिस्सों को खाना चाहता है। भारत की अक्साई चीन को तो खा ही चुका है, जिस पर चीन ने 1962 के युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, चीन भूटान की भूमि पर भी गंदी नजरों को जमाए बैठा है। कमबख्त चीन है कि इमरान हाशमी, जहां कहीं भी देखता है गंदी नजरों से ही देखता है, मौका मिलते ही कर भी देता है। चीन का विवाद, और ये बात सही है। देखिए अभी भूटान से अभी हाल ही में खबर आई थी, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, 20 या 22 उसने गांव बसा लिए हैं भूटान के भीतर, और ये भूटान और चाइना के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। डोकलाम भी हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चूंकि वो बिल्कुल ट्राई जंक्शन था और वो हमारा उससे कनेक्शन है, तो इसलिए हमें वहां पे जाना पड़ा डोकलाम में जो विवाद हुआ हमारा। लेकिन चूंकि ये डायरेक्टली भूटान के बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ है, तो वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, वहाँ पे जाना भी हमारा ठीक नहीं है। तो ये भूटान और उस चाइना के बीच चल रहे मामला, और खबरें यही है कि 20 या 22 गांव उसने बसा लिए वहाँ पर,
चाइना ने भूटान की जमीन पर। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि चाइना जो है वो अभी पीछे हटा है, या अभी, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। और मैं एक बार फिर से अपनी ही बात दोहराता हूं, आगे चल के चाइना से लड़ाई होगी, आज हो चाहे 50 साल बाद हो, लड़ाई तय है। चीन का विवाद फिलीपींस से भी है, मतलब हर पड़ोसी के बाहर वाले कमरे पर चीन की नजर। चीन बिल्कुल भारत के वक्फ बोर्ड जैसा हो गया है, जो चाहे किसी की खाली जमीन हो या बना बनाया घर हो, उसे ना हथिया लेना चाहता है। और इसी कारण से भारत का चीन को 2020 की स्थिति में धकेलना ये ऐतिहासिक हो जाता है, जो कोई आज तक संभव नहीं कर पाया है। इस जीत का श्रेय जितना भारत की कूटनीति को देना चाहिए, उतना ही भारत की सेना को भी देना चाहिए, जो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर मजबूती से खड़ी है। चीन के पास भारत से बहुत अधिक एडवांस वेपन्स हैं। यदि भारतीय सेना उन्हें पेल रही है तो यह भारतीय सेना का पराक्रम है। वैसे कुछ जानकारों का तो यह मानना है कि चीन की सेना अपने वेपन्स के दम पर ही थोड़ा बहुत चौड़ा हो लेती है, वरना चीन की सेना में दमखम तो है नहीं जो भारत की सेना में है। तो भाई, जो चीन हर ओर और केवल भूमि अधिग्रहण की सोच से चल रहा है, वो चीन पीछे हट जाए। ये बात अपने आप में बहुत अनूठी है और इसीलिए यह जीत स्पेशल भी हो जाती है। परंतु चीन पर विश्वास करना ना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो फिर से लौटेंगे। बस इस बार भारत उत्तर देने की स्थिति में है और यह बात चीन भी जानता है। तो भाई, आशान्वित हूं कि वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा और वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल नहीं जाएंगे आप यहां से। हमें सपोर्ट करने का अगर आपका मन है तो नीचे ना डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन और यूपीआई का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर अभी आया ना, यही वाला वीडियो, इसको क्लिक करके आराम से दोबारा से देखो, क्योंकि चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बिल्कुल सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। लिंक दिया हुआ है मैंने वीडियो का, आप जाइए इनके चैनल पर देखिए। जिस तरह से इन्होंने पूरी बातों को समझाया है, पुराने विवादों को और ये सारी चीज़ें, वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से समझाई हैं। और इससे आपको अब समझ में आ गया होगा कि चाइना और भारत के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसे हैं। ठीक है, रिलेशन शुरू से ही खट्टे मीठे रहे हैं, तो ठीक है भाई, जैसे आप वैसे ही हम। 1962 में बात दूसरी थी, ज़माना दूसरा था, लीडरशिप दूसरी थी। आज चीज़ें बदल गई हैं, आज भारत के लोग भी बदल गए हैं, भारत की सोच भी बदल गई है, भारत की नीयत भी बदल गई है, भारत के देखने का नजरिया भी बदल गया है। और ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव से चीन भली भांति परिचित है और भली भांति वो समझ रहा है, देख रहा है। इससे क्या होगा, 4 साल बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ करने के बाद अगर चाइना पीछे हट रहा है, इसका मतलब है कि वो समझ गया है कि बेटा इस बार जो है ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इस बार पंगा लोगे, भारी नुकसान होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत का नुकसान नहीं होगा, भारत का भी नुकसान, लेकिन भारत से कहीं ज्यादा नुकसान और कहीं ज्यादा पैसा चाइना का लगेगा, क्योंकि दोनों की जियोग्राफी जो है वो दोनों में बहुत फर्क है। जिस 1000 किलो को पहुंचाने में हमारे अगर 1000 रुपए लगते हैं फॉरवर्ड पोस्ट पे, उस चाइना को 1 लाख रुपए लगेंगे, सिर्फ जियोग्राफी की वजह से। और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है कि जब बात माउंटेन वॉरफेयर की होती है तो भारत का मुकाबला चाइनीज नहीं कर सकते। और ये चाइनीज भी मानते हैं कि माउंटेन वॉरफेयर में, यानी पहाड़ों पर होने वाली लड़ाई में, भारत का मुकाबला नहीं। वन ऑफ द बेस्ट माउंटेन वॉरफेयर डिवीजन या सोल्जर्स जो हैं वो हमारे पास है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सारी चीजों का गुणा भाग करके, समीकरण निकाल के, बना के, सब कुछ करके चाइना ने देखा कि भाई बॉस ऐसा है कि भलाई जो है अभी तत्काल पीछे हट जाने में है। भविष्य में क्या होगा फिर देखा जाएगा, लेकिन तत्काल तो पीछे हट जाओ, क्योंकि अभी बहुत सारे फड्डे फंसे हुए हैं और वहां एक और फड्डे में फंस गए तो बेटा कांड हो जाना है। और इस बार ऐसा कांड होगा कि फिर बाकी सब हावी हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि बड़े विरोधी से टकराने के बजाय अभी पीछे हट जाओ, छोटे मोटे को देख लेंगे अभी उधर। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो दोस्तों, वीडियो होगी खत्म।
बड़ी लेंथ वीडियो थी, हम सारे पॉइंट्स भी इसमें नहीं कर सकते, याद भी नहीं रहे, लेकिन उन दो भाई जो थे जिन्होंने वीडियो बनाई है बड़ी मेहनत के साथ, सबसे पहले उनको क्रेडिट देना चाहेंगे। आलोक सर ने तो क्रेडिट नहीं दिया, मैं भाई आज से जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो खुद कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए तो भाई मेरे दिल में बड़ी इज्जत तकरीम होती है, क्योंकि बहुत सर्च के बाद इस तरह की वीडियो बनती है, बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, तो उनको एक किस्म का खराज तहसीन की भाई उन्होंने काफ़ी मेहनत की। अच्छा, बात मेन जो मुद्दा था वो था गलवान वैली, इंडिया और चाइना के तल्लुकात के 2020 में जो इंडिया चाइना ने इंडिया के हिस्से कब्जाए थे। चले ये तो शुक्र है, ये तो मान गए, अभी बयास तो इंडिया मानते ही नहीं है, ये भाई जो वीडियो बनाने वाले वो भी मान गए, लोग सभी मान गए भी चाइना ने हमारे हमसे खित्ते छीने थे। वो भाई जो बता रहे थे वो बता रहे 680 किलोमीटर का एरिया, स्क्वायर किलोमीटर इतना को बता रहा था, 680 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया को बता रहा, बहुत ज़्यादा एरिया होता है 680 किलोमीटर। हमसे इधर को 120 किलोमीटर दूर है लाहौर, सिर्फ 120 किलोमीटर, 2.25 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं जाते हुए, तो बहुत ज़्यादा एरिया। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपको इंडियन कंटेंट क्रिएटर बोल रहा है। जब हम कहते थे कि चाइना ने आपसे इसे छीने हैं तो आपको दर्द होता था, आप कहते थे नहीं कुछ नहीं छीना, यानी कि इजराइल जितना इलाका जो है वो आपसे छीना हुआ है। इजराइल तो ज़्यादा, इजराइल कौन सा इतना बड़ा है, छोटा ही है, इतना बड़ा तो लाहौर से इतना तो नहीं है ना, तो वो भी 600 प्लस स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा है। मैं पहले भी बात एक मरतबा वीडियोस में की थी, बल्कि 2 वीडियो में की थी कि चाइना मान लो तुमसे बहुत ज़्यादा पावर के लिहाज से इंडिया का बाप है चाइना, ये बात हकीकत है। मैं मानता हूँ कि हमसे ताकत में है इंडिया ज़्यादा, मैं इस बात को मान रहा हूँ, लेकिन आप जो हरकतें कर रहे हैं, कभी असम्बली जो है न्यूक्लियर असम्बली जो अपनी आर्मी में शामिल कर लेना, जो मर्जी करते रहो, जहाँ पर उनकी सोच कह लेना कि आपकी ख़त्म होती है इंडियन की, वहाँ से चाइनीज़ की सोच शुरू होती है। अगर इस बात को लोग सर ये मान रहे हैं ना कि जो दरमियान में जो बफर एरिया था उससे उसने अपनी आर्मी वापस कर ली, तो क्योंकि वो डर गया था, तो ये आपकी गलत सोच है, डरा नहीं वो, इसके पीछे भी उसकी कोई ना कोई पॉलिसी होगी, कोई ना कोई कहने की प्लान होगा जिसकी वजह से उसने ये किया है। और क्या पता आने वाले दिनों में इससे वो बड़ा कहने के ज्यादा पावर के साथ, मेजोरिटी में ज्यादा जो है ना फुल पावर के साथ आगे आए और इंडिया उसको ना रोक पाए, ये भी तो हो सकता है। ये अक्सर कहते हैं ना कि दुश्मन को जो है ना कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो ये आप उसको कमजोर समझ रहे हैं कि वो डर गया, वो डरा नहीं है। मुझे जहां तक लगता है वो इससे नेक्स्ट जो है ना इससे बड़ा कदम उठाएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है। आलोक सर बार बार कह रहे थे, और वो जो भाई था जिसकी वीडियो थी वो भी ये बात कर रहा था, इंडिया को पता, अपना चाइना को पता चल गया है कि इंडिया पावरफुल है और इसके साथ तल्लुकात बढ़ाने चाहिए। तल्लुकात भी वो उस वक्त भी कहता था 1962 में भी एक तरफ उसने हिंदी चीनी भाई कहा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने क्या लिखा हमला किया आपके साथ वॉर की, तो बोले मत इस बात। लेकिन ये अच्छी बात है, मैं जिस चीज़ को बड़ा खुशहाल मानता हूँ कि 2024 का SCO का समिट हुआ और ब्रिक्स का समिट हुआ, उसमें इंडिया और चाइना ने बायलैटरल मीटिंग की, उसके बाद ये समझौता हुआ है 2024 में। अब इंडिया को वो अपने एरियाज मिलने जा रहे हैं, ये बड़ी खुशहाल बात है। कितनी पावर है यार चाइना की कि उसने आज 2024 में इंडिया इतना पावरफुल है, उसके बावजूद भी उसने अपने इलाके कब्जा में, लेकिन एक मूवी भी नहीं बना पाया इंडिया के कहने के बॉलीवुड जो है वो जो भी इंडस्ट्री है वो एक बहुत कम, सिर्फ जो है ना उनके जो फाइटर जेट है ना मूवीज में वो पाकिस्तान में इंटर होते हैं, चाइना में बहुत कम हों, क्योंकि मैंने नहीं मूवी देखी, और हकीकत में भी उन्होंने कुछ नहीं किया चाइना की तरफ से। क्या बात है यार, क्योंकि पता है ना कि वो एक पावरफुल कंट्री है। चले अच्छी बात है, पाकिस्तान आपको मिला, हर बात के लिए करते रहे। नहीं ऐसी बात भी नहीं है। जब यार कितनी मूवीज देखी, अगर परसेंटेज निकाले ना मूवीज की जो इंडिया ने जो बनाई है पाकिस्तान पर और चाइना पर, तो पाकिस्तान में 95% है और चाइना पर उन्होंने सिर्फ 2 या 3% बनाई हुई है, बस ये रेशो होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। बात असल में ये नहीं है, वो भाई भी बता रहा था वो जो वार हुई है, जो ये गलवान वैली को लेकर या लद्दाख को लेकर जो वार हुई है,
उसमें चाइना के भी सोल्जर मारे गए हैं। यार इनके- सोल्जर तो मारे, लड़ाई में तो दोनों मारे, ये तो नहीं कि एक नहीं मारे जाना। जब लड़ाई का क्या मतलब है? जब बंदे दो लड़ते हैं तो एक ने तो गिरना ही गिरना होता है, लेकिन दूसरे का भी तो नुकसान कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन ये चौंका देने बात है कि इंडिया और चाइना एक टेबल पर ही हो गया, हाँ, बायलैटरल बिल्कुल, handshake मीटिंग की हो है। रही है। मैं तो बड़े अरसे बाद ये मतलब सीन देख रहा हूँ पीएम मोदी और यार शी जिनपिंग मेरी के। बात सुने, अल्लाह करे, क्योंकि ये हमारे दोनों नेबर कंट्री, अल्लाह करे इनके दोनों के तलकात अच्छे हो जाएं। ज्योग्राफिकली बड़ा तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं। बिल्कुल ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं। ये सच यार है। लड़ाई वैसे होनी भी नहीं चाहिए, क्या फायदा, अवाम को इसमें नुकसान होता है। जो कह लें कि फंड या जो पैसा उधर खर्च होता है वो वहाँ पर खर्च हो तो आम ज़्यादा खुशहाल हो। तो वार जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि हमारा खिता मतलब इंडिया भी नेबर कंट्री, चाइना भी हमारा नेबर कंट्री है, तो हमें सबको मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहिए, जिस तरह यूरोपीय यूनियन बना हुआ है, जिस तरह अफ्रीकन यूनियन बना हुआ है। तो इस तरह अपना कह लें कि इन सभी कंट्री का भी होना चाहिए, एशिया की कंट्री का भी होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ पर सभी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह का माहौल तो उधर यूरोप में तो बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं मेरे ख्याल से। मैंने तो ये सुना है कि यूरोप में किसी एक कंट्री का आपको वीज़ा मिल सकता है तो आप सभी कंट्री उस वीज़े पे ट्रैवल कर सकते हो, एक उस वीज़े पर। हाँ जी। तो हमारे यहाँ पर देख लो क्या सिचुएशन है। आप एक वीज़ा मिला, आप टिकटें खरीदें, हाँ, जहाँ टिकट तो से- भी जरूरी जो है से ना। मर्जी जाए, जो यूरोपीय यूनियन है। कमाल है यार, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये भी एक अच्छी खुशाइन बात मुझे लगी है चाइना और इंडिया में। खैर मिलते हैं नई वीडियो में मेरे साथ। गॉड ब्लेस यू।